हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिखर गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हम आज अपने दो टॉपिक कवर करेंगे। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारा पहला टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ हम समझेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ऐसी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इसे यूज़ करने के योग्य बनाती हैं। तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझने से पहले ये समझते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो अगर आपको पहला लेक्चर याद होगा तो उसमें हमने पढ़ा था स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो जिसमें हमारा फिफ्थ स्टेप था समराइजिंग, जो कि हमारी कुछ रिपोर्ट्स एक्सट्रैक्ट करता था जिसे बाद में मैनेजमेंट एनालाइज करता था और यूजर्स को कम्युनिकेट करता था। तो जो हमारी कुछ रिपोर्ट्स जनरेट होती थी वो कुछ हमें इन्फॉर्मेशन बताती थी। तो मेनली तीन टाइप की इन्फॉर्मेशंस होती थी, वही हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। तो हमारी पहली इन्फॉर्मेशन होती थी जो हमें बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताती थी कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो उसे हम कहते थे P&L स्टेटमेंट। फिर हमारी दूसरी इन्फॉर्मेशन जो निकलती थी वो हमें बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती थी कि बिजनेस में क्या क्या एसेट्स हैं या फिर हमारी क्या क्या उधारी है जिन्हें हम लायबिलिटी कहते हैं, जो कि हम आगे समझेंगे भी टेक्निकली, कि इन वर्ड्स को भी समझेंगे आगे। तो वो हमारी बैलेंस शीट के फॉर्म में एक रिपोर्ट जनरेट होती थी जिसमें हम फाइनेंशियल पोजीशन को समझते थे। फिर हमारी एक तीसरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो कैश फ्लो के रिगार्डिंग होती थी कि हमारे बिजनेस में क्या क्या कैश फ्लो हो रहा है, कि क्या क्या कैश आ रहा है, कहाँ पे खर्च हो रहा है, कहाँ पे हम कुछ पे कर रहे हैं या फिर कोई नई चीज़ खरीदते हैं। तो फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे कैश फ्लो से रिलेटेड होती थी। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ये हमारी मेनली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें बिजनेस से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ देती है, जैसे प्रॉफिट या लॉस हो गया, हमारा कैश फ्लो हो गया या फिर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हो गई। तो आज हम इन्हीं की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे जो इन्हें यूज़ करने के योग्य बनाती हैं। तो हमारी मेन चार क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला है रिलायबिलिटी, दूसरा है रिलेवेंस, तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। तो हम इन्हें वन बाय वन क्लियर करेंगे, समझेंगे। तो जो हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि भरोसा, कि जैसे कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई तो हम उस पर भरोसा कैसे करें कि वो सही है या नहीं है। तो हम उस इंफॉर्मेशन पे कैसे डिपेंड हो जाएं कि अगर वो सही होगी तो हम उस इंफॉर्मेशन पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएंगे और हम उसका आगे यूज़ भी करेंगे। तो जब हम किसी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी चेक करेंगे तो ये देखेंगे कि वो उसकी वेरीफिएबिलिटी क्या है, कि वो वेरीफाई है कहीं से नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने देखा कि कुछ सेल में कुछ अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 1 लाख। तो हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारे पास 1 लाख के सेल इन्वॉइसेस हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ से हम ये वेरीफाई करेंगे। दूसरा है कि वो फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेल हुई हो 2 लाख की और अकाउंटेंट ने उसे 1 लाख का फीड कर दिया हो। तो हम दूसरा पॉइंट चेक करेंगे कि वो फ्री फ्रॉम एरर है कि नहीं है। तीसरा फ्री फ्रॉम बायसनेस, कि जैसे मान लीजिए हमारे बिजनेस में कुछ लॉस हुआ है और हम उसे दिखाना नहीं चाह रहे हैं तो फिर हमने वो चीज़ वहाँ से हटा दी। तो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये मेन 3 पॉइंट हैं किसी भी रिपोर्ट्स की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए। तो ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, रिलायबिलिटी। अब हमारे दूसरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है रेलेवेंस। रेलेवेंस का क्या मतलब है? इसमें पहला तो पॉइंट है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इन टाइम मिलनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम अभी जैसे जो भी मंथ चल रहा है, जैसे मान लीजिए अगस्त की रिपोर्ट है और वो हमें मिली जनवरी में, तो उसकी रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर वो अगस्त में मिली होती तो हम उसके बेसिस पे एक्शन लेते, उसके बेसिस पे कि क्या हमें उस पर ख़रीदनी चाहिए कुछ चीज़ें या फिर हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए, या जो भी हमारे एक्शन है वो हम उस बेसिस पे लेते। लेकिन अब हमें अगर वो रिपोर्ट ही लेट मिली है तो उस रिपोर्ट की कोई रेलेवेंस नहीं है। दूसरा है कि वो रिपोर्ट प्रेडिक्टिव होनी चाहिए, कि कोई भी रिपोर्ट मिली है तो हम उस बेसिस पे
प्रेडिक्ट कर सकें कि आगे क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला है। कि जैसे हम अपना यूनिट टेस्ट का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर किसी बच्चे के कम नंबर आए तो हम उस नंबर से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसे आगे भी कम नंबर आएंगे तो हम उस पर और मेहनत करेंगे, हम उसे ज़्यादा पढ़ाएंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। वैसे भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सही है और वो प्रेडिक्टेबल है कि हम उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे हम आगे कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बिजनेस में हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है, तभी वो हमारे लिए रेलेवेंट है। तो ये हमारा हो गया दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, रेलेवेंस। अब हमारा तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो किसी भी रिपोर्ट्स का या इंफॉर्मेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि वो समझने योग्य हो, वो अंडरस्टैंडेबल हो। तो इसके लिए हमारे क्या मेन पॉइंट हैं? पहला तो है कि प्रॉपर मैनर में बनाई गई हो। जैसे कि हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट होती हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस होती है, जिसे हम आगे और डिटेल में समझेंगे कि इनकम एक साइड होती है, एक्सपेंस एक साइड होते हैं, या फिर बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी एक एक साइड होते हैं। तो हमें प्रॉपर समझ में आना चाहिए या प्रॉपर बनी हुई होनी चाहिए कि हाँ ये एसेट है, ये लायबिलिटी है। फिर उसमें और भी क्लासिफिकेशन होते हैं, तो एक प्रॉपर मैनर में रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि आसानी से समझ में आ जाए। दूसरा पॉइंट है कि जो भी कम्युनिकेटर कन्वे कर रहा है वो एज इट इज रिसीवर को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे अकाउंटेंट समझाना चाह रहा है कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस तो बढ़िया है पर बैलेंस शीट की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो जो भी वो समझाना चाह रहा है तो वो रिसीवर को प्रॉपरली समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमारा पॉइंट है। तो हमारा तीसरा पॉइंट हो गया अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब हमारा चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपेरेबिलिटी। तो हम इसे समझेंगे। तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या फिर जो भी रिपोर्ट्स होनी चाहिए वो हम कंपेयर कर सकें ऐसी होनी चाहिए। तो इसमें हमारे मेन दो पॉइंट आते हैं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन। तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन में जैसे फॉर एग्जांपल एक रिपोर्ट है अगस्त की और दूसरी है सितंबर की, तो हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि अगस्त से प्रॉफिट या फिर लॉस में इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए जो रिपोर्ट होनी चाहिए एक कंपेरेबल मैनर में होनी चाहिए, एक प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए जिससे हम दोनों पीरियड्स को आपस में कंपेयर कर सकें। और दूसरा पॉइंट है हमारा इंटर फर्म कंपेरिजन। इंटर फर्म कंपेरिजन में हम अपनी रिपोर्ट्स, ओन रिपोर्ट्स अपने कंपटीटर की रिपोर्ट से कंपेयर करते हैं कि हमारे मार्केट में क्या चल रहा है, हमारी सिचुएशन कैसी है, हमारी पोजीशन कैसी है, हम प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हैं या कम कमा रहे हैं। तो मेनली ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया कंपेरेबिलिटी। जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो ये करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए उसमें कि वो हम किसी से भी कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पर हमने समझा कि किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो हमारे मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। रिलायबिलिटी, कि वो भरोसेमंद होनी चाहिए, उसके हमने 3 पॉइंट पढ़े। कि वो वेरीफिएबल होनी चाहिए कि हम उसे कहीं भी वेरीफाई कर सकें। फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर होनी चाहिए कि कोई भी एरर ना हो। और फ्री फ्रॉम बायसनेस होनी चाहिए कि कोई भी किसी भी एक पॉइंट के प्रति कोई झुकाव से वो रिपोर्ट ना बनाई गई हो। फिर हमारा दूसरा पॉइंट था रिलेवेंस। रिलेवेंस रिपोर्ट की कब होगी? जब वो हमें इन टाइम मिलेगी और प्रेडिक्टिव होगी। तीसरा पॉइंट था अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी में था कि वो एक प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए और जो कम्युनिकेटर कहना चाह रहा है वही रिसीवर को रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और चौथा पॉइंट था हमारा कंपेरेबिलिटी, कि हम रिपोर्ट्स को कंपेयर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसमें 2 पॉइंट थे, इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमारा इसका पहला रीज़न है पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत ही स्पीड से हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी या फिर जो भी रिपोर्टिंग का तरीका था
उसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई। तो हमें अकाउंटिंग की कुछ ब्रांचेस बनानी पड़ी। तो हमारी मेनली हमारे सिलेबस में यहाँ पर मेनली 3 अकाउंटिंग की ब्रांचेस हम पढ़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अगर हमने जो भी स्टेप्स अभी तक पढ़े हैं या फिर जो भी हमने अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है, तो वो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस मिल जाती है, जिसे बाद में मैनेजमेंट एनालाइज करता है और यूजर्स को कम्युनिकेट कर देता है। तो जैसा कि आज हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ी, जिसमें प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, या फिर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, या फिर कैश फ्लो वाली इन्फॉर्मेशन थी, तो ये सब हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जोनर में आ जाएंगे। अब हम दूसरा अकाउंटिंग पढ़ेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? अब जो मैनेजमेंट के लोग हैं, इस इन्फॉर्मेशन का तो यूज़ उन्होंने कर लिया, लेकिन अब इन्हें क्या है, इन्हें बहुत सारी और रिपोर्ट चाहिए होती हैं। किस लिए चाहिए होती हैं? तो इनके जो मेन 2 पॉइंट होते हैं, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन, दूसरा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। तो ये क्या करते हैं, कुछ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं और फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए इन्हें और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, या फिर ये जो भी मनी है उसका कैसे एक इफ़ेक्टिव यूज़ करें, उसे कहीं गलत जगह तो नहीं लगा रहे हैं। जैसे हमने कोई मशीन खरीदी, तो ऐसा तो नहीं है कि वो हम मशीन फालतू में खरीद रहे हैं या फिर नहीं। तो इस चीज़ों के लिए इन्हें बहुत सारी रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती हैं, जो हमारे मेनली अगर हम देखें हमारे बजट के फॉर्म में होती हैं, या फिर हमारी कुछ और कंपैरिजन वाली रिपोर्ट्स होती हैं। तो ये सारी रिपोर्ट्स हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर आती हैं। अब हम तीसरी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक टाइप से सब पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। पहला पॉइंट तो है, ये सब पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। दूसरा, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो मेन पॉइंट होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम एक जगह पे कलेक्ट करते हैं, कि जैसे किसी भी प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है, अभी पास्ट कॉस्ट क्या थी, प्रेजेंट कॉस्ट क्या है, या फिर फ्यूचर में कॉस्ट क्या रहेगी। उसके बेसिस पे हम फिक्स करेंगे कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, और हम फिक्स करेंगे कि हमारी कहीं कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं है, कि हम कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो। तो ये मेनली हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे कॉस्ट पर हम डिटरमाइन करते हैं इसमें कॉस्ट को, और फिर उसे कंट्रोल करते हैं, और उसके बेसिस पे सेलिंग प्राइस या जो भी चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं वो डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में कवर होता है ये पार्ट। तो हमने आज यहाँ पे पढ़ी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने 3 मेन अकाउंटिंग पढ़ी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम सारी बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड या फिनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमें मिलती है। और फिर हमने दूसरी पढ़ी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो एक होता है कि मैनेजमेंट जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट करती है, या फिर जो भी मनी है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे हो, इसके लिए कुछ रिपोर्ट जनरेट होती हैं, जो कि हमारे बजट के फॉर्म में होती हैं, या फिर कुछ कंपैरिजन वाली रिपोर्ट्स होती हैं, तो उसके बेसिस पे करती हैं, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर आता है। और थर्ड हो गया हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। ये एक टाइप से सब पार्ट ही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कि क्योंकि इन रिपोर्ट्स को भी मैनेजमेंट यूज़ करता है, पर ये स्पेसिफिक यूज़ के लिए यूज़ करता है। इसमें हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग का डिटर्मिनेशन करते हैं, और फिर उसमें कैसे कंट्रोल हो, या फिर उसके अकॉर्डिंग कैसे सेलिंग प्राइस डिसाइड हो, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो आज हमारे 2 टॉपिक कवर हुए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।